नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बी फाइनल ईयर्स के छात्रों के लिए समाजशास्त्रीय चिंतन, भारतीय समाजशास्त्र के चिंतन से संबंधित डीपी मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी ने उनके भारत में विविधता में एकता और परंपरा और आधुनिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनका जो परिप्रेक्ष्य है वो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाने वाले चिंतकों में वो अग्रणी माने जाते हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। राधा कमल मुखर्जी की वो एक शिष्य थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और इन पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी जैसे उस समय के महान साहित्यकारों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय इतिहास को उन्होंने द्वंद्वात्मक स्थिति के आधार पर स्टडी करने का प्रयास किया। वो अपने को मार्क्सवादी ना कहकर मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते थे। यानी वो किसी जो मार्क्स का वाद विवाद है उसके स्थान पर उन्होंने अपने को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाने का या उसको कहलाने का समर्थन किया। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिए सबसे पहले उसको समाजशास्त्री से पहले उसको भारतीय होना आवश्यक है। भारतीय होने से तात्पर्य उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, संस्कृति है या संस्थाएं हैं, उनको समझने के लिए भारतीय दृष्टिकोण होना चाहिए। और उन्होंने इसको आधार बनाकर जो मार्क्स ने या मार्क्सवादियों ने एक सिद्धांत दिया कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी कोई ना कोई विचार का कोई ना कोई प्रतिवाद होता है, उसका कोई ना कोई विरोधीगामी विचार होता है। और जो विरोधीगामी विचार होता है, जब समाज में उसके विरोधी और सहयोगी दोनों बराबर की स्थिति पे आ जाते हैं तो एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है और संघर्ष कोई ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। इसलिए दोनों ही पक्षों में कुछ ना कुछ एक नई चीज़ निकल कर आती है। दोनों सब पक्षों में समझौता होता है या दोनों विचारों में एक समझौता होता है जिसे हम संवाद के नाम से जानते हैं। तो भारतीय समाज प्रजातियों का समाज रहा है, विविध संस्कृतियों का समाज रहा है। अब इनमें विवाद तो होना आवश्यक है क्योंकि प्रजातीय अस्मिता है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है। अब जो लंबे हैं वो छोटे की जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जो है उच्च स्थिति में रहता है और एक निम्न स्थिति में रहता है। लेकिन निम्न स्थिति वाला व्यक्ति अपने को ऊंचे उठाने के लिए प्रयास करेगा और उन सभी चीज़ों को वो नकारने का प्रयास करेगा जो उच्च व्यवस्था वाले मानते हैं। तो दोनों में एक संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और बाद में चलकर उन दोनों के जो उपयुक्त विचार है उनको स्वीकार कर लिया जाएगा और स्वीकार करने के बाद एक नई व्यवस्था पैदा होगी जिसे उन्होंने समाज के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय समाज विविध प्रजातियों का समाज रहा है, विविध संस्कृतियों का समाज रहा है। बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं, आक्रमणकर्ता आए हैं और ये आक्रमणकर्ता मुखर्जी के अनुसार जो भारतीय इतिहास है उसका द्वंद्वात्मक इतिहास है। भारतीय इतिहास एक द्वंद्व
द्वंद्वात्मक इतिहास रहा है। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ और विभिन्न संस्कृतियों का आगमन होता रहा है और उनमें कंट्रोडिक्शन या उनमें विरोधाभास रहा है, और विरोधाभास होने के कारण नई नई व्यवस्थाएं समाज में स्थापित हुई। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि सबसे पहले कोई विचार आता है और विचार जन्म लेता है, वह क्या कहलाता है? वाद कहलाता है। और जब उस वाद के खिलाफ कोई विचार आता है तो उसको हम प्रतिवाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, यदि हम कहें कि विश्वविद्यालय के सभी छात्र जो हैं पास हो जाएं, सुनने में सबको अच्छा लगता है, पास हो जाएं, लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहे और जो मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे पूछ के देखेंगे तो एक प्रतिवाद यानी एक प्रतिविचार उनके अंदर पैदा होगा कि केवल मेहनत करने वाले ही पास हों और जो मेहनत नहीं करने वाले हैं वो असफल या उनको फेल कर दिया जाए। तो ये एक विचार आया पहले कि यदि कोई पढ़ रहा है तो उसको पास हो जाना चाहिए, एक विचार है। लेकिन एक इसका प्रतिविचार हुआ कि जो पढ़ रहे हैं केवल वही पास होने चाहिए, केवल जिन्होंने मेहनत नहीं की है उनको पास नहीं करना चाहिए। और यदि मान लिया कि एक अनुमान के तौर पर इन दोनों ही सिद्धांत में कोई कंट्रोडिक्शन है, कोई विरोधाभास है, तो एक जो समस्या, एक संवाद पैदा निकल कर आएगा कि कुछ छात्रों जो फेल हुए हैं उनको एक अवसर इम्प्रूवमेंट के माध्यम से, बैक पेपर के माध्यम से दे दिया जाए या उनको ग्रेस दे दिया जाए। तो इस तरीके से ये तीसरा सिद्धांत निकलकर हमारे सामने आता है। बाद में चलकर जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत की मान्यता है वो ये कहता है कि समय बीतने के बाद या समय गुजर जाने के बाद जो ये संवाद है ये भी एक समय के बाद वाद बन जाता है और इसी तरीके से समाज का संचालन होता रहता है। डी.बी. मुखर्जी ने भारतीय समाज को उन्होंने अपने नज़रिए से देखा तो उन्होंने देखा कि भारत में 3 महत्वपूर्ण नज़रिए माने जाते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत यानी ब्रिटिश भारत। अब उन्होंने देखा कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में जो हिंदू संस्कृति है वो एक कठोर संस्कृति मानी गई, लेकिन बाद में चलकर उसमें जो बौद्ध संस्कृति है उसमें एक लचीलापन पैदा करती है। तो एक नई व्यवस्थाएं आ जाती हैं बौद्ध धर्म के माध्यम से या जैन के उसमें एक नई व्यवस्था आ जाती है। तो ये जो परंपरा है, जो पुरानी हिंदू की परंपरा है, उसको चेंज करने का जो कार्य किया वो बौद्ध धर्म ने किया। बाद में हम देखेंगे जो मध्यकाल है जिसमें मुस्लिम शासकों का शासन रहा, तो उसमें देखेंगे कि मुस्लिम जो शासक वर्ग है, जाहिर सी बात है अपने ही व्यक्तियों को शासन में बैठाए रखना चाहेगा। लेकिन जब मुसलमानों को ये दिखाई दिया कि केवल इतने बड़े जन समुदाय को जो है इस तरीके से कवर नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने जो उस समय के जो सामंत टाइप या राजा टाइप जिसको राजपूत कहते हैं, राजपूत लोगों को या ब्राह्मण लोगों को जो है अपने साथ में लिया और उनको महत्वपूर्ण पद दिए, यानी उनको जो है एक तरह से एक सूबेदार या उनको एक महत्वपूर्ण राजाओं के पद उनको दिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विचार आता है, विचार में क्या आया उनके अंदर कि मुस्लिम जो है वो एक महत्वपूर्ण कौम है और मुसलमानों को ही सारे महत्वपूर्ण पद मिलने चाहिए। लेकिन जो एक बहुत बड़ा समुदाय है, जो हिंदू समुदाय है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बाद में चलकर उस जब प्रतिवाद हुआ तो प्रतिवाद के रूप में उनको जो
पद प्राप्त हुए। आगे चलकर यदि हम देखेंगे तो जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति है उसमें भी बहुत सारे एक कंट्रोडिक्शन, एक ऐसे विरोधाभासी उसमें तत्व थे जो बाद में चलकर उनमें जो संघर्ष की स्थिति पैदा हुई तो नई नई परंपराएं पैदा होती हैं। जैसे हिंदू और मुसलमानों के जो कंट्रोडिक्शन से जो है भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन पैदा हुआ, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही संस्कृति का सम्मिलन था। उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें जो एक सिख धर्म का आविर्भाव हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कंट्रोडिक्शन करती है, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें कंट्रोडिक्शन करती हैं, तो उनमें कोई ना कोई बदलाव आता है। अब जैसे हिंदू संस्कृति में जो डीबी मुखर्जी का ये भी मानना है कि भारत में कोई भी प्रगति मुस्लिम काल में नहीं हुई, वो ब्रिटिश काल को जो है, ये उनका डीबी मुखर्जी का मानना है कि जो ब्रिटिश काल है वो सर्वाधिक भारतीय समाज को परिवर्तित करने में सफल रहा है, जबकि मुस्लिम है वो मुस्लिम अपना धर्म करते रहे और हिंदू अपना धर्म करते रहे। उनमें कोई भारतीय समाज की जो संरचना है, जो समाज का स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसमें कोई व्यापक बदलाव नहीं हुआ। केवल एक थोड़ा बहुत हम धर्म के रूप में देख सकते हैं कि धर्म के रूप में सूफियाना और भक्तिज्म जो जैसी चीज़ें सामने आई। बाकी जो समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, ऐसा डीबी मुखर्जी का मानना है। लेकिन वो जो ब्रिटिश काल को मानते हैं, ब्रिटिश काल ने जो भारतीय समाज की जो प्राचीन सारी जो स्थितियां थी उनको बदलकर एक नए फ्लेवर में उन्होंने उसको ला दिया। तो अब बात आती है कि जैसे मुस्लिम संस्कृति में क्या है, उसमें जीवन के चक्र को नहीं माना जाता, जबकि हिंदू संस्कृति में एक जीवन का चक्र माना जाता है, पुनर्जन्म का अस्तित्व माना जाता है। तो ये माना जाता है कि हिंदू समाज जो है अपने जो भी उसके साथ बुरा कार्य हुआ या दुर्व्यवहार हुआ, उसने उसको ये समझकर स्वीकार कर लिया या सहन कर लिया कि ये उसके पूर्व जन्मों का फल है, ये उसके पहले जन्मों का फल है। जबकि जो मुस्लिम समाज था वो उसके अंदर इस तरह की कोई धारणा नहीं थी और उसने अवसरों का लाभ उठाया। तो इस तरीके से हम जो डीबी मुखर्जी का कहना है कि जो समाज है उसमें हम मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के रूप में जो भी परिवर्तन हुए उनको हम परंपरा और आधुनिकता के रूप में जानते हैं। आधुनिकता जो वर्तमान समय में आधुनिकता का मतलब ये माना जाता है जो औद्योगिकरण हुआ, प्रौद्योगिकरण हुआ, उससे जो नई व्यवस्थाएं सामने आती हैं और उनको स्वीकार करने से जो समाज में परिवर्तन आता है उसको उन्होंने जो है आधुनिकीकरण माना। लेकिन यहाँ पर डीबी मुखर्जी का ये भी कहना है कि जो समाज में जो परिवर्तन होता है, जो परंपराएं होती हैं और जो आधुनिकता होती है, यदि हम एक मॉडर्न हैं और एक परंपरावादी हैं, उनको देखें तो परंपरावादी को ये माना जाता है कि वो प्राचीन स्थितियों को मानने वाला है, रूढ़िवादी है और पिछड़ा है, जबकि एक मॉडर्न को ये माना जाता है कि वो आगे चलने वाला है, आगे निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर डीबी मुखर्जी इन चीज़ों को मना करते हैं कि आधुनिकता और परंपरा जो है एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वो कहते हैं कि ये एक दूसरे को जो है, जो परंपराएं हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, वो आधुनिकता से और मजबूत होती हैं, ऐसा डीबी मुखर्जी का मानना है। जो
पुरानी परंपराएं हैं वो आधुनिकता को जो है उसको एक नया फ्लेवर दे देती हैं, नया रूप दे देती हैं, और परंपराएं एक रूप से निखर कर सामने आती है, और वो आधुनिकता को और परंपरा को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानते। परंपरा को और आधुनिकता को वो एक दूसरे के विरोधी नहीं मानते। यदि हम इन चीजों में देखें, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, एक मोटे तौर पर देखें कि एक दीपावली पर जो है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जलाता है और एक व्यक्ति जो है दिए जलाता है। तो परंपरा के रूप में दिए, जब इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी तो दिए ही जलाए जाते थे। तो उसको एक, अब दिए जलाने की जो पद्धतियां हैं उनको उसने जटिल समझा या उनको ज्यादा उपयुक्त नहीं समझा, और इसलिए उसने जो है इनके स्थान पर जो है दीपावली पर जो है लड़ियां लगाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब लगाए जाते हैं। और देखेंगे तो जो दीपक से भी अधिक रोशनी उसमें रहती है। तो जो हमारी पुरानी परंपरा है, दीप जलाने की जो परंपरा है, वो उसका रूप बदल गया, लेकिन वो परंपरा नष्ट नहीं होती। डॉक्टर डीपी मुखर्जी का कहना है कि परंपराएं नष्ट नहीं होती, आधुनिकता उनको नष्ट नहीं करती, बल्कि उनको जो परंपराओं के वास्तविक मूल्य हैं उनको और निखार कर लाती है, और उस समाज में उसको जो उसमें कमियां दिखाई देती हैं उन कमियों को दूर करने का काम आधुनिकता करती है। हिंदू समाज में यदि हम देखें कि एक जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में क्या है, एक ऊपर ब्राह्मण है, नीचे और बहुत सारी जातियां हैं, ये एक फॉर्मेट बना हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। लेकिन यदि हम आधुनिक समाज में देखें तो इस फॉर्मेट में तो ये तो मान लिया गया कि फॉर्मेट में एक ऐसा होता है, लेकिन उसको वास्तविक रूप में आज के युग में नहीं माना जाता। और लेकिन हमारी जो जातीय सिस्टम है, जो जातीय व्यवस्था है, वो आज भी यथायथ यथावत बनी हुई है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो आधुनिकता है वो परंपराओं को नष्ट नहीं करती, बल्कि उनको नए रूप में लाने का प्रयास करती है। वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि परंपराओं को और अच्छे से उसमें बेहतर करने का प्रयास आधुनिकता करती है। जो आधुनिकता है वो परंपराओं को और बेहतर लाने का प्रयास करती है। हमारे समाज में यदि देखेंगे तो आधुनिकता क्या है, एक परिवार के रूप में हम यदि उसको समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम एक उदाहरण के रूप में हम बताते हैं। जैसे हमारे परिवार का जो एक सिस्टम है संयुक्त परिवार, और आधुनिकता का सिस्टम है एकल परिवार, यानी जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे, यानी उसमें वो सुखी रहना चाहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार हमारी एक पुरानी परंपरा है, पद्धति है, चाहे वो मुस्लिम समाज है चाहे वो हिंदू समाज है, दोनों में ही संयुक्त परिवार की एक बहुत ही मजबूत प्रणाली पाई जाती है। लेकिन आधुनिक समय में हम देखेंगे तो एकाकी परिवार है। लेकिन यदि हम देखेंगे कि एकाकी परिवार होने के बाद भी संयुक्त परिवार की भावनाएं आज भी समाज में एक बलवती के रूप में स्थापित रहती हैं। आप देखेंगे कि जब शादी होती है तो शादी में सबसे पहले कार्ड पर नाम उस व्यक्ति का लिखा जाता है जो उस व्यक्ति में जीवित स्तर पर या मृत्यु स्तर पर, जानकारी स्तर पर सबसे बुजुर्ग होता है, उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। ना कि उन व्यक्तियों का नाम लिखा जाता है जो उसके वास्तविक माता पिता होते हैं। और यदि हम उसमें देखेंगे, नीचे देखेंगे, दर्शनाभिलाषी में देखेंगे तो पूरे परिवार के उसमें नाम लिखे होते हैं। तो ये संयुक्त परिवार की जो धारणाएं हैं वो नए कलेवर में आ गई हैं, यानी जो उसमें दिक्कतें थी संयुक्त परिवार में, उसको एकल परिवार ने दूर करके जो है, फिर भी लेकिन एक लगाव अब भी हमारा जो है परिवार से
बना हुआ है। तो इसलिए डीपी मुखर्जी का ये कहना है कि परंपराएं, आधुनिकता जो है परंपराओं की विरोधी नहीं होती और परंपराएं कभी नष्ट भी नहीं होती हैं। परंपराएं जिस रूप में बनाई गई हैं, यदि उनमें कोई कमी आ जाती है तो आधुनिकता उनको दूर करने का प्रयास करती है। ये डीपी मुखर्जी का परंपरा और आधुनिकता के संबंध में विचार थे। संभव है कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।